प्रिय छात्रों नमस्ते। कक्षा 11 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय राजनैतिक सिद्धांत एक परिचय। प्रेषित कर्ता ऋषिश कुमार, हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज गंगो सहारनपुर। आज हम इस अध्याय के दूसरे भाग में राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के प्रकरण राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय उपविषय पूर्व ज्ञान, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना, हमें राजनीतिक सिद्धांतों में क्या पढ़ना चाहिए, उदाहरण न्याय के संबंध में प्लेटो के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय के माध्यम से सभ्य समाज का निर्माण करना तथा छात्रों को प्रेरित करना। इस अध्याय का मुख्य विषय यही है, जिसके माध्यम से हम एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। पूर्व ज्ञान। मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है। मनुष्य राजनैतिक चिंतन के माध्यम से परस्पर वाद प्रतिवाद एवं संवाद करता है तथा राजनैतिक सिद्धांत को जन्म देता है। इसके माध्यम से एक सभ्य समाज की स्थापना होती है। इस अध्याय में हमने सीखा है कि राजनीति क्या है तथा राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। राजनीति हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। राजनीतिक सिद्धांत को हम सामाजिक जीवन में विभिन्न मूल्यों के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है, यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को प्रतिभाग करना चाहिए। हम अपने अधिकार एवं कर्तव्यों से परिचित होते हैं तथा उन्हें अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम एक सभ्य समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राज्य के प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं, वही हम राज्य से अधिकार प्राप्त करते हैं। अधिकार और कर्तव्य के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करते हैं। जहाँ तक मूल्य हैं स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, ये मूल्य हैं जिन्हें हमने पूर्व ज्ञान के रूप में इस अध्याय के पूर्व भाग में पढ़ा है। राजनीतिक चिंतन सिद्धांत का यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाग में हम अन्य चीज़ों को पढ़ेंगे और इन्हें हम सीखेंगे। राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना इस भाग का यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजनीतिक सिद्धांत के मूल्य स्वतंत्रता, समानता, न्याय, नागरिकता, विकास, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता आदि विचारों का हमने अध्ययन किया है। इन मूल्यों की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। काफ़ी तर्क वितर्क के बाद सर्वमान्य मूल्यों के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। हम सब इन मूल्यों को स्वीकार करें तथा आत्मसात करें। समानता का अर्थ पूर्ण समानता नहीं है, बल्कि समानता का अर्थ है अवसर की समानता। गणित विषय में त्रिभुज एवं वर्ग आदि की परिभाषाएं निश्चित होती हैं, किंतु राजनीतिक सिद्धांतों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि परिभाषाएं एक समान नहीं होती हैं। समय समय पर इनमें बदलाव होता है। राजनीतिक सिद्धांतों में जो राजनीतिक सिद्धांत हैं यह भी विज्ञान है, पर यह विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों के समान नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान जैसे गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान में H2 + O2 H2O बनता है, वहीं गणित में 2 + 2 = 4 होता है। या त्रिभुज वर्ग की परिभाषाएं दी जाती हैं जो निश्चित होती हैं। किंतु सामाजिक विज्ञान, जहाँ पर जिसको राजनीति विज्ञान भी एक विज्ञान है, क्योंकि इसका भी क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जाता है। यदि हम क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करते हैं तो हम एक निश्चित उद्देश्य और निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम सभ्य समाज की निर्माण की दिशा में बढ़ते हैं तो उसके पहले हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, उन पर चलते हैं, जिससे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय विभिन्न परिभाषाएं आती हैं, किंतु उन परिभाषाओं का निचोड़ अगर निकालते हैं तो वह लगभग समान ही होता है। कभी कभी सार्वजनिक जगहों पर समानता के नियम को भंग करके कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है।
उसे प्रसन्नता होती है, जबकि दूसरों को कष्ट होता है। ऐसा आपने रेलवे का टिकट लेते समय या डॉक्टर के यहाँ लाइन में लगकर स्वयं को इलाज के लिए दिखाना होता है तब महसूस किया होगा, किंतु कमज़ोर, दिव्यांग, गर्भवती महिला या अत्यधिक पीड़ित व्यक्ति पहले दिखा लेता है तो समानता का नियम नहीं भंग होता है, क्योंकि ये परिस्थितियों के लिए कारण उनकी आवश्यकता है। अभी हमने समानता के बारे में बताया है कि हम कहाँ कहाँ पर समानता को सामाजिक व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, किंतु जो हम व्यवहारिक जीवन में समानता देखते हैं उसमें कहीं कहीं पर जो वास्तविक असमानता दिखाई पड़ती है, जो ज़रूरत भी होती है, जैसे गर्भवती महिला है, दिव्यांग पुरुष है या कोई कमज़ोर व्यक्ति है। यदि बस में सीटें हैं तो महिलाओं के लिए अलग से सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं, दिव्यांग व्यक्ति के लिए अलग सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं, क्योंकि यह उनकी आवश्यकता होती है। ये जो सीट रिजर्व की जाती है ये मूल्य समानता के मूल्य को किसी प्रकार से भंग नहीं करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि गरीब, असहाय, राष्ट्र की मुख्य धारा से कटे हुए, अशिक्षित एवं दलित वर्ग के लोग मजबूरीवश अवसर की समानता का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे असमानता के कारण जो लोग अवसर का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं उन्हें भी समान अवसर का लाभ मिले। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, किंतु यह एक औपचारिकता मात्र रह गया है, क्योंकि गरीबी एवं भूख के कारण बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। अतः सरकार के द्वारा मिड डे मील के अतिरिक्त भी सोचना चाहिए ताकि शिक्षा ग्रहण करने की अवसर की समानता मिल सके। समानता का अधिकार तभी पूरा हो सकता है जब राज्य के सभी नागरिक शिक्षित हों। शिक्षित नागरिक ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। हम देखते हैं हमारे समाज में कुछ ऐसे वंचित वर्ग के लोग हैं जिनके पास सामान्य सुविधाएं जैसे किताबें, पेंसिल, किताब, कपड़े, जूते आदि नहीं हो पाते हैं। यहाँ तक कि वह विद्यालय की अनिवार्य शुल्क भी नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। किंतु किसी भी राज्य से कोई भी बच्चा अगर शिक्षा से वंचित रह जाता है तो वह उस राज्य के लिए हितकर नहीं है, उस राष्ट्र के लिए भी हितकर नहीं है। यदि राज्य के सभी नागरिक शिक्षित होंगे तो उस राष्ट्र का उत्थान होगा और एक सभ्य समाज का निर्माण होगा, जो हमारा उद्देश्य है। भौतिक संसाधनों का न्यायोचित बंटवारा न हो पाने के कारण बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे एवं नागरिक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसी असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए ताकि प्रतिभावान व्यक्ति अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। वंचित वर्ग के लोगों को समानता का अवसर दिलाने के लिए सरकार के द्वारा उनके लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने चाहिए। आर्थिक सहायता के साथ साथ आरक्षण राजनीतिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में दिया जाए। आर्थिक समानता के बगैर राजनीतिक स्वतंत्रता खोखली एवं अधूरी है। सभी राजनीतिक मूल्य तब पूरे होंगे जब आर्थिक स्वावलंबन की दशा तैयार हो गई हो। हम देखते हैं कि हमारे समाज में कुछ लोगों के पास बहुत अधिक धन हो जाता है, अर्थात धन का केंद्रीकरण हो जाता है, और समाज का बहुसंख्यक वर्ग अर्थात 90% का वर्ग ऐसा है जिसके पास धन का अभाव है। वह मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान जैसी चीज़ों की पूर्ति नहीं कर पाता है। अर्थात इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाने के कारण वह शिक्षा, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको नहीं प्राप्त कर पाता है। इसलिए सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे समाज के जो वंचित वर्ग लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, उनकी भी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति हो सकें और वह शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता को सुलभता से प्राप्त कर सकें, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें, राष्ट्र में अपना योगदान कर सकें और एक सभ्य जीवन का निर्माण हो, एक सिविल सोसाइटी का निर्माण हो। यही हमारा उद्देश्य है। क्या समानता का अर्थ पूर्ण आर्थिक समानता का है? नहीं, समानता का अर्थ अवसर की समानता है। सरकार के द्वारा ऐसी परिस्थितियां बनाएं जिससे सभी लोग अवसर का समान लाभ उठा सकें। इस अध्याय का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए।
राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ने वाला व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। केवल शिक्षक, वकील, जज, पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट को ही राजनीतिक सिद्धांत नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि सभी को इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति या संस्था उनका शोषण न कर सके। हम देखते हैं बचपन में गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और बहुत से कला जैसे विषयों को पढ़ते हैं, किंतु उन सभी चीज़ों का जिनका हम अध्ययन करते हैं हमारे जीवन में उपयोग नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से राजनीतिक सिद्धांतों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि हम राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो हमारा शोषण नहीं हो सकेगा, हम अपने व्यक्तित्व का निर्बाध रूप से विकास कर सकेंगे। अर्थात केवल शिक्षक, वकील, डॉक्टर, जज आदि राजनीतिक सिद्धांत न पढ़ें, बल्कि समाज के सभी वर्ग के लोग राजनीतिक सिद्धांत और संविधान को पढ़ें, उनका पालन करें और संविधान को पालन करते हुए अपने अधिकार और कर्तव्य लें और सभ्य समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार के रूप में वोट डालने, चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है। साथ ही स्वयं के विषय में निर्णय लेने का अधिकार है। उसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय केवल उसे ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करता है। एक विचारशील एवं परिपक्व व्यक्ति साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने में नए माध्यमों का उपयोग कर सकता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों का अच्छा मूल्यांकन कर सकता है। किसी भी राष्ट्र के उत्थान में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होता है। एक विचार संपूर्ण राष्ट्र में परिवर्तन ला सकता है। अर्थात उच्च शिक्षित व्यक्ति है, अगर उसके अंदर एक ऐसा विचार आता है जो संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, जो सकारात्मक है, तो वह उस राष्ट्र के लिए एक अच्छा विचार होगा और उस राष्ट्र का सभी क्षेत्रों में उत्थान होगा। इसलिए सभी के लिए शिक्षा आवश्यक है और सभी के द्वारा यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय उसको भी प्रभावित करता है और संपूर्ण राष्ट्र को भी प्रभावित करता है। यदि उसके द्वारा अच्छा निर्णय लिया गया है तो उसको और राष्ट्र को प्रभावित करता है। अगर उसके द्वारा कोई बुरा निर्णय लिया गया है तो वह भी उसको और संपूर्ण राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए सभी व्यक्तियों को, सभी शिक्षित व्यक्तियों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और सदैव ही सकारात्मक निर्णय लेने चाहिए जो उसके लिए और संपूर्ण राष्ट्र के लिए हितकारी हों और एक सभ्य समाज के निर्माण में सहायक हों। स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता आदि हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर रहे हैं। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव, मजबूरी मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती है बल्कि पशुओं से भी ज़्यादा बुरा बना देती है। अर्थात हमारे समाज में देखने के लिए अभी भी पड़ रहा कि बंधुआ मजदूरी होती है। अर्थात उनको न तो स्वतंत्रता मिल पाती है, न समानता मिल पाती है, न शिक्षा मिल पाती है और बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर धार्मिक रूप से उनको दबाया जाता है, तो जो धर्मनिरपेक्षता का मौलिक अधिकार दिया गया उससे भी वो लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके ऊपर पशुतापूर्ण जैसा व्यवहार किया जाता है। हमने देखा है कहीं कहीं पर जो वंचित दलित वर्ग के लोग हैं उन्हें पशुओं से भी ज़्यादा लोग पीटते हैं और उनसे अमानवीय कार्य कराते हैं। यह नहीं होना चाहिए। एक सभ्य समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं है। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ पर सबके व्यक्तित्व का विकास हो और सभ्य समाज का निर्माण हो। इसीलिए सबके लिए शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय प्राप्त होना आवश्यक है। असमानता के खिलाफ हिंसा उचित नहीं है। संपन्न एवं विशेषाधिकार वाले लोग गरीब एवं मजबूर लोगों का उत्पीड़न करते हैं जबकि पीड़ित लोग सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं। यदि हमारे समाज के लोग वास्तविक शिक्षित होंगे तो वह दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे तथा किसी का भी उत्पीड़न नहीं करेंगे। यदि हम शिक्षित होंगे तो हमारे अंदर हीन भावना नहीं होगी। हम उचित मंच पर अपने विचार रख सकते हैं तथा तर्क वितर्क कर सकते हैं। हम एक सिविल समाज के निर्माण में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।
हम इस टॉपिक में देख रहे हैं कि हिंसा उचित नहीं है, क्योंकि हिंसा के माध्यम से किसी का लाभ नहीं होता है, न किसी व्यक्ति का, न किसी समाज का, न किसी राष्ट्र का। इसीलिए यदि हमारी कोई मांग है तो संवैधानिक तरीकों के माध्यम से अहिंसक मार्ग को अपनाते हुए, गांधी जी के मार्ग को अपनाते हुए अपनी बातों को रखें, और यदि सरकार की उन बातों को स्वीकार करेगी। हमारे समाज में अगर कोई शिक्षित लोग होंगे, सभी लोग शिक्षित होंगे, तो वह किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे। जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा, उनको भी सम्मान मिलेगा और वह भी सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि यदि कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की हीन भावना नहीं आती है। उच्च शिक्षित व्यक्ति किसी भी मंच पर अपने विचार रख सकता है और तर्क के साथ अपनी बात को रख सकता है, जिसके माध्यम से वह वाद विवाद और संवाद के माध्यम से उसकी बातों को सुना जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। अगर उसके विचारों में दम होगी तो समाज उसको स्वीकार करेगा तथा एक समय समाज का निर्माण होगा। इस अध्याय का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक यह है कि राजनीतिक सिद्धांत पर सुकरात एवं प्लेटो के विचार। यूनान के एथेंस नगर में महान दार्शनिक सुकरात का जन्म हुआ था। सुकरात बहुत बुद्धिमान था। सुकरात ने एथेंस में चली आ रही सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परंपराओं का तार्किक ढंग से विरोध किया था। सुकरात ने कहा था कि सद्गुण ही ज्ञान है, ज्ञान ही सद्गुण है, वर्च्यू इज नॉलेज, नॉलेज इज वर्च्यू। सुकरात के विचारों का सोफिस्टों से टकराव हुआ। सेफलस सोफिस्ट लोग परंपरावादी तथा राजा के भक्त थे। वे कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करना चाहते थे। सेफलसों से वैचारिक टकराव के कारण सुकरात को राजा की आज्ञा से जहर पीना पड़ा तथा सुकरात की मृत्यु हुई, किंतु सुकरात के विचारों की मृत्यु नहीं हुई है। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में डायलॉग के माध्यम से सुकरात के विचारों को रखा। एथेंस में सुकरात बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। वह तर्क के माध्यम से समाज को जगा रहा था। उस समय राजा के भक्त सेफलस या सोफिस्ट थे जो गलत बातों को सही कहते थे, किंतु सुकरात समाज में उन विचारों को रखता था जो सही होते थे। ये विचार सेफलसों के विरुद्ध होते थे। वह अपने विचारों पर, सुकरात अपने विचारों पर अडिग था। सेफलसों को यह बात स्वीकार नहीं थी। राजा को लगा कि मेरा सिंहासन अब डगमगा रहा है, तख्ता पलट हो सकता है, तो इस कारण से उसने सुकरात को कैद में डाल दिया और सुकरात को जहर का प्याला पीने के लिए बाध्य किया। वह राजा यह चाहता था सुकरात अपने विचारों को से पलट करके सोफिस्टों के विचारों का समर्थन करने लगे, किंतु सुकरात ने ऐसा करने से मना कर दिया। सुकरात जहर पीने के कारण मृत्यु हो गई, किंतु उसके विचारों की मृत्यु नहीं हुई, जिसे द रिपब्लिक पुस्तक में उसके शिष्य प्लेटो ने उन विचारों को आगे बढ़ाया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक दी रिपब्लिक में न्याय को परिभाषित किया था। सुकरात एवं सेफलस एवं उसके मित्रों के बीच संवाद के माध्यम से न्याय का सही पक्ष प्लेटो ने रखा। प्लेटो ने सेफलसों के विचारों को गलत सिद्ध करते हुए कहा, अपना कर्तव्य पूरा करना ही न्याय है। प्लेटो ने दो प्रकार के कर्तव्य बताए, व्यक्तिगत कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य। व्यक्तिगत कर्तव्य एवं सामाजिक कर्तव्य दोनों ही एक साथ पूरे हों तो वही ही प्लेटो के राज्य का न्याय है। हम यह पिक्चर देख रहे हैं, यह सुकरात की है। सुकरात एथेंस का सबसे ही बुद्धिमान विचारक था, जिसने वहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रों पे अपने विचार रखे और जन जागरूकता फैलाई और एक नई चेतना का प्रादुर्भाव किया। सुकरात का शिष्य प्लेटो था। प्लेटो ने सुकरात के विचारों को द रिपब्लिक पुस्तक में उनको डायलॉग माध्यम से रखा और सोफिस्टों के विचारों को गलत सिद्ध किया और न्याय को सही ढंग से परिभाषित किया, जो किसी प्रकार से सबके लिए हितकारी था, राज्य के लिए भी, व्यक्ति के लिए भी। तो प्लेटो का जो न्याय था वो प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक में सबसे महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हमने सीखा है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है
वाद, संवाद एवं प्रतिवाद के माध्यम से नए राजनीतिक सिद्धांतों एवं मूल्यों को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं और एक सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। संचार के युग में संपूर्ण विश्व का भूमंडलीकरण हो गया है। सभी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। विभिन्न राष्ट्रों से हम राजनीतिक सिद्धांत सीखते हैं तथा विश्व के अन्य देशों को हम अपने सभ्य जीवन के अंगीकार किए हुए मूल्यों को दूसरों को अंगीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना होती है। छात्र सभ्य जीवन एवं नैतिक मूल्यों को राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। प्रत्येक सभ्य एवं शिक्षित व्यक्ति के अंदर विमर्श के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत जन्म लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है। हमारे यहाँ वेदों में कहा है मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विशिष्ट विचार पैदा होते हैं। सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। यदि हम सभी के विचारों का सम्मान करेंगे तो वह हमारे भी विचारों का सम्मान करेगा और जब इसके माध्यम से हमारे मध्य वाद, संवाद, प्रतिवाद की एक सार्थक प्रतिक्रिया शुरू होगी और जिससे नए ऐसे विचारों का जन्म होगा जो हमारे समाज के लिए हितकारी होंगे और एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता आदि की परिभाषाएं निरंतर चलती रहती हैं। जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षित होता जा रहा है वैसे वैसे स्वतंत्रता, समानता की मांग और अधिक बढ़ती जा रही है। इस मांग को हमें स्वीकार करना चाहिए और इसमें जहाँ भी बदलाव हो उस बदलाव को स्वीकार करने के लिए सदैव हमें तत्पर रहना चाहिए। हम देख रहे हैं अकेला व्यक्ति, जिसे प्लेटो ने कहा व्यक्ति राज्य की इकाई, अर्थात प्लेटो ने राज्य की इकाई व्यक्ति माना है। कोई भी व्यक्ति अकेले सोचता है, विचार करता है, विमर्श करता है। उसकी सोच अच्छी हो सकती है, विचार उसके उत्तम हो सकते हैं, उसके विचारों में आदर्श हो सकता है, मूल्य हो सकते हैं, किंतु वह विचार अगर धरातल पर स्वीकार नहीं किए जाते हैं तो वह अच्छे विचार भी वह सही नहीं होते हैं, सभ्य समाज का निर्माण करने में सार्थक नहीं होते हैं। किंतु यदि वो परिवार में हम जाते हैं, उसके शिष्य प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने राज्य की इकाई परिवार माना है। परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं। यदि वे आपस में वाद विवाद संवाद करते हैं तो वहाँ से अच्छे विचार और निष्कर्ष निकल के आते हैं। यदि वहाँ से अच्छे विचार आते हैं तो वे विचार समाज में या उस समुदाय में फैलते हैं और उस समुदाय के लोग उसे स्वीकार करते हैं। फिर वही विचार आगे समाज में जाते हैं और समाज उन्हें स्वीकार करता है तो एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हम मानव जाति के लोग बुद्धि विवेकवान हैं और हम इन सब के बुद्धि विवेक और वाणी के माध्यम से अन्य प्राणियों की तुलना में अद्वितीय हैं। हमें भगवान ने या प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि हम अपनी जो क्षमताएं दी गई हैं उसके माध्यम से एक सभ्य समाज का निर्माण करें और न केवल मानव जाति का ही विकास करें बल्कि अन्य जीवों का भी कल्याण करें, जिससे प्रकृति में एक संतुलन बना रखें। छात्रों के लिए गृह कार्य। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है? ऐसे 4 तर्क दीजिए। क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क औरों को आपकी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है? क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके जीवन को कौन से राजनीतिक सिद्धांत प्रभावित करते हैं? द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्लेटो का न्याय क्या है? आज इस अध्याय का द्वितीय भाग समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।